dear students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, in previous classes we have discussed about staffing, fine, and in that we have discussed about introduction and importance of staffing in the first video, and in the second video we have discussed about the process of staffing, fine. And in today's class I am going to start with the elements of staffing, that is very much important topic. ठीक है, बट ये टॉपिक हम धीरे धीरे करके 3 क्लास में हमारा खत्म होगा, बिकॉज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स और वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कंपोनेंट्स है, 1 रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सो आज की क्लास में रिक्रूटमेंट पे रखूंगी, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग. फाइन. सो स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग या फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है. तो बेटा वहां पे हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट होता है, सबसे पहला एस्पेक्ट होता है, सबसे पहला फैक्टर होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है रिक्रूटमेंट. फाइन. इन प्रीवियस क्लास व्हेनेवर वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग वी टॉक्ड अबाउट रिक्रूटमेंट आल्सो. ठीक है, मैंने आपको बताया था एक आपका रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है तो रिक्रूटमेंट है हमारा पॉजिटिव प्रोसेस. फाइन. देखिए क्यों, क्योंकि इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग एंड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हम मैक्स टू मैक्स पीपल को इंड्यूस करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सो दैट मैक्स टू मैक्स पीपल कैन अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज जितने ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा फिल्टरेशन करने का हमको चांस मिलेगा एंड उतना ही अच्छा टैलेंट हमको मिल पाएगा. फाइन. सो रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज मोर टू मोर कैंडिडेट आर इंड्यूसिंग फॉर अप्लाइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर जॉब जो हमारे यहाँ ओपनिंग आई है. फाइन. अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटा, रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले मैनेजर आइडेंटिफाई करता है कि मैं रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टीजमेंट निकालूंगा, ये रिक्रूटमेंट जो मैं करना चाहता हूं वो कौन से सोर्स से करूंगा, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ठीक है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग कि इंटरनल करूंगा एक्सटर्नल करूंगा, वो इनको एसेस करेगा कि इंटरनल में मेरे पास ये ऑप्शन है, एक्सटर्नल हायरिंग के लिए मेरे पास ये ऑप्शंस है. अब मैं उनकी वैलिडिटी चेक करूंगा कि कौन सा मेरी जॉब पोजीशन के हिसाब से वैलिडेट करेगा. ठीक है, तो मैं उसको एसेस करूंगा कि क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा. थर्डली, आफ्टर एसेसिंग, आफ्टर चेकिंग आउट द फिजिबिलिटी एंड द वी कैन से द वैलिडिटी ऑफ दैट मेथड कि मैं कैसे हायरिंग करूंगा, आई एम गोइंग टू चूज बेस्ट वन. ठीक है, मैं बेस्ट वन को सेलेक्ट कर लूंगा. एंड फाइनली आफ्टर सिलेक्टिंग दैट मेथड कि मैं हायरिंग कैसे करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस. मैं रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए स्टार्ट कर दूंगा. फाइन. सो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट मैक्स टू मैक्स पीपल फॉर अप्लाइंग इन फॉर द जॉब पोजीशन. ठीक है, एंड उसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कौन से सोर्स से मैं रिक्रूटमेंट करूंगा, उसकी वैलिडिटी चेक करूंगा, फिर एक अच्छा मेथड चूज करूंगा एंड चूज करने के बाद मैं एप्लीकेशन अपनी रिलीज कर दूंगा. फाइन. मतलब इन्वाइट करूंगा एप्लीकेंट्स को कि भाई अब अप्लाई करो. ठीक है, इतना ये सारा पोर्शन मेरा रिक्रूटमेंट में खत्म हो जाता है. आपकी बुक में यही 2-3 लाइन बेटा बहुत लंबे करके दी हुई है, जिसमें आपको लगेगा यार ये तो बहुत टफ है, बट इट्स नॉट टिपिकल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आप रिक्रूटमेंट करेंगे, बंदों को हायर करेंगे, कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इंटरनल करूंगा या फिर एक्सटर्नल करूंगा. ठीक है, सोर्स क्या होगा मेरा, तो बेटा पहला होगा मेरा इंटरनल, दूसरा होगा मेरा एक्सटर्नल. फाइन. इंटरनल सोर्स पे आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अपने यहां रखेंगे, आउटसाइडर्स की बात आप यहां पर नहीं करेंगे. फाइन. तो नाम से पता चला इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स आई एम गोइंग टू रिक्रूट पीपल इंटरनली, है ना. जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑलरेडी है, उन्हीं को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करूंगा, जो नई जॉब पोजीशन आई है उसके लिए. कैसे? थ्रू 2 मेथड्स, वन इज नोन एज ट्रांसफर एंड अनदर वन इज नोन एज प्रमोशन. नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर,
ट्रांसफर कर देना, एक जगह से दूसरी जगह दे देना। मतलब आपका जो अथॉरिटी यहाँ पे आपको दी गई थी बेटा, उसी अथॉरिटी पे आपको यहाँ से जस्ट यहाँ शिफ्ट कर देना। इट मीन्स ये क्या होता है, ट्रांसफर, जहां पे आपका कॉम्पनसेशन इंक्रीज नहीं किया जाएगा, ठीक है, एंड आपकी जो अथॉरिटी है वो भी आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स जस्ट आपको आपकी जॉब से हटा के सेम लेवल की जॉब पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था, यहां पर वो खाली था तो दूसरी जगह उसको ट्रांसफर दे दिया। अब दूसरा था प्रमोशन। प्रमोशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ट्रांसफर। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनली रिक्रूटमेंट, है ना। जब इंटरनल हम कर रहे हैं तो प्रमोशन में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लेवल ऑफ अथॉरिटी कैसा हो जाता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी विल बी हाई। जब अथॉरिटी बढ़ जाएगी, आप यहाँ हो, आपका वर्टिकली ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ अथॉरिटी आपकी बढ़ गई, है ना, अथॉरिटी आपकी बढ़ गई, आप ऊपर वाले पोजीशन में बैठे हो, अथॉरिटी बढ़ गई, तो आपका कॉम्पनसेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ट्रांसफर में ना आपको कॉम्पनसेशन इंक्रीज होता है ना आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है, आपका जस्ट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हुआ है, हेयर टू हेयर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन में क्या होता है बेटा, वर्टिकल ट्रांसफर, आप जहां हो उसके ऊपर चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे, अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी एंड सेम आपको कॉम्पनसेशन भी बढ़ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। देखिए इंटरनल में सिर्फ इतना ही है, दो है, ट्रांसफर, प्रमोशन। अब चलते हैं एक्सटर्नल की साइड। एक्सटर्नल थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, कैसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स है वो काफी सारे हैं, 9 to 10 पैरामीटर्स आर देयर, बट डोंट गेट कंफ्यूज, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मेथड इजीली, है ना। मैंने आपको कीवर्ड्स बना के इसी पे दिए हैं, सो दैट आप स्क्रीनशॉट लें, तो आप यहाँ से जब क्लास करके जाएंगे तो आपको टॉपिक पूरा खुद से ही प्रिपेयर मिलेगा। आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी, बट आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स है, नाम से पता चला, एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, जो मेरी जॉब पोजीशन है मैं इंटरनली नहीं लूंगा, मैं एक्सटर्नली लोगों को लूंगा। वाई सो, बिकॉज बेटा इंटरनली आपका जो ये था रिक्रूटमेंट, इसमें फायदा आपको क्या था, देखिए एक बार देख लीजिए, इसमें फायदा आपको क्या था, ये इकोनॉमिकल था। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता था, चीप था। क्यों, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी आपके यहाँ रहते हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हैं, आपको उनका ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ये ट्रेनिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेनिंग आपको करानी होगी, जो आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर दिया या अपवर्ड ट्रांसफर दिया है उसका आप थोड़ा सा ट्रेनिंग करा सकते हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का बेसिक रूल्स रेगुलेशंस के लिए जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉय भी ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर है, तो उसको भी कोई इश्यू नहीं होगा सेटल होने में। पहली बात तो चीप हुआ। ठीक है, आपको बाहर से ना कोई एडवर्टीजमेंट करना है, ना लोगों को लाना है, ना आपको ट्रेनिंग और वो सब कराना है, कुछ नहीं कराना, इंटरनली आप कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका जो मोटिवेशन है वो आपका बढ़ जाता है। उनको लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन बाहर से भी हायर कर सकता है, बट अगर वो हमें प्रमोट कर रहा है या हमें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन हम पे ट्रस्ट करता है। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा काम करता है। फाइन, ये तो होगा पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट से क्या हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे हमको फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग ऑलरेडी रिसाइड कर रहे हैं, हम उनके साथ जैसे भी कॉम्प्रोमाइज करके काम चला रहे हैं, हमको वैसे ही चलाते रहना होता है, हमें नया कोई टैलेंट नहीं मिलेगा। जो उसकी कॉम्पिटेंसीज है, हमें जो नई टेक्नोलॉजी के लिए नया बंदा मिल जाता, बट वो हमें नहीं मिलेगा। जो बंदा हमारे पास है हमें उसी के साथ एडजस्ट करना होगा, चाहे फिर हमें उसके लिए उसको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम कराना पड़े या फिर हमें उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़े, बट हमें बंदा बदल के नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, फ्रेश टैलेंट आपको यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज है उनमें कंपटीशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। उनको लगता है अरे यार हम ही है, मैं ही यहाँ था, मुझे ही यहाँ भेज दिया गया, मीन्स मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मुझे ऊपर भेज दिया। एक पॉजिटिव पॉइंट तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसका कि उसको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो मैं ठीक है, मैं ही सही हूँ, उसका मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। तो उसमें कॉम्पिटिशन वाली कभी भी फीलिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से वो जैसा होता है वो वैसे ही काम चलाता रहता है, चाहे उसको प्रमोट भी कर दो, चाहे उसको ट्रांसफर भी कर दो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द
इंटरनल। बट अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हमको आउटसाइडर्स बंदा मिलता है, हमको यहाँ पे फ्रेश टैलेंट मिलता है, हमको यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला बंदा मिलता है यहाँ पे। लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारा कॉस्टली प्रोसेस होता है, बिकॉज नए बंदे को लाना, उसका ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन और उसका सारे डेटा को देखना, उसका सारा बैकग्राउंड चेक करना, उसको फिर ट्रेनिंग देना, उसको सारी चीजें समझाना, उसको फैमिलियर कराना, उसके साथ एडजस्ट करना इज वेरी टिपिकल टास्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कैन से ये उसका एक कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आप नए बंदे को ला रहे हो, जब तक वो सेटल होगा, ये बंदे ऑलरेडी सेटल हो चुके थे, आपने इनको रख लिया, बट ये बंदे सेटल होने में एटलीस्ट 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, एटलीस्ट 6 महीने तो लेगा ही लेगा, 3 महीने तो लेगा ही लेगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो एक्सटर्नल प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला बंदा मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव बंदा मिलेगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इंटरनल जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, जो आपके न्यू एम्प्लॉयज हैं, इनमें आपको कंपटीशन भी मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नए बंदे को देख के पुराने बंदे एक्साइटेड हो जाएंगे, ये सोचकर यार अगर ये नया बंदा हायर हुआ है, जैसे काम कर रहा है, इससे अच्छा हम करके दिखाएंगे, सो दैट अगली बार हमें प्रमोट किया जाए। फाइन, ऐसा है। बट अगेन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होगा, इसका क्या, एग्जिस्टिंग बंदों का मोराल डाउन हो जाएगा कि हमारे होते हुए कंपनी ने हमें ट्रांसफर, हमें प्रमोट ना करके नया बंदा हायर किया, इट मींस हम किसी लायक नहीं है कंपनी के लिए, हम भी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे। ठीक है, सो मैंने आपको ये दोनों कंपेयर करके बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत है, किताब के पॉइंट्स बिल्कुल देखने की आपको जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे, दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, यू विल गुड टू गो। ठीक है, चलिए अब एक्सटर्नल बेटा क्या होगा, अब देखिए, आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, मैं कलर मार्कर कैसे नहीं चेंज करती सो दैट आपको पता चलता है। चलिए देखिए, सबसे पहले एक्सटर्नल का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाम से पता चल रहा है बेटा डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब वॉक-इन्स, वॉक-इन्स मतलब यहाँ पे हम फैक्ट्री के गेट पे बाहर एडवर्टीजमेंट पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्टीजमेंट ऑन गेट, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एडवर्टीजमेंट की, जो भी वॉक-इन्स, जो भी बंदे निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे, वो देखते रहेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये वाला मेथड हमारे किसके लिए होता है, ये वाला मेथड होता है हमारा बदली वर्कर्स के लिए, या हमारे हमें बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स कैसे होते हैं बेटा, एक लोअर लेवल के जो फैक्ट्री में काम करते हैं। कभी भी ये वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस हम हायर प्रोफेशनल बंदे के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट अगेन आपका एमसीक्यू रेडी हो जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज रिलेटेड टू द कैजुअल वर्कर, बदली वर्कर्स, बोथ ए एंड बी, और फॉर प्रोफेशनल वर्कर्स आप लिखेंगे बोथ ए एंड बी, कैजुअल एंड बदली वर्कर्स को हम यहाँ पे हायर करते हैं थ्रू द एडवर्टीजमेंट पेस्टिंग ऑन द गेट। फाइन, चलिए सेकेंड अगर हम बात करते हैं कैजुअल कॉलर्स। अब देखिए यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स है, डोंट गेट कंफ्यूज, कैजुअल कॉलर्स, कॉलर के नाम से पता चला कॉलर, कॉलर्स, कॉल करना है क्या, जैसे कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, अगर कोई भी निकला होता है एडवर्टीजमेंट, हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट पे अपना रेज्यूमे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, या हम उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके हम अपना रिसेप्शन पे रेज्यूमे या सीवी अपना ड्रॉप कराते हैं। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज कैजुअल कॉलर्स। अब क्या होगा, सपोज आज वैकेंसी नहीं है, कंपनी क्या करेगी, इन सबको डेटाबेस बना के फाइल बना लेगी, इसी फाइल मेंटेन कर लेगी, एंड फाइल मेंटेन करने के बाद जब कंपनी में ओपनिंग आएगी, पोजीशन वैकेंट होगी, कंपनी का कोई बंदा बैठ के कैजुअल कॉल करेगा, किसको, उन बंदों को जिनको ऑलरेडी हमें रेज्यूमे मिला हुआ है, इधर ऑन द वेबसाइट और इधर ऑन द वेबसाइट और ऑन द रिसेप्शन, तो उनको कॉल किया जाता है। इन्हें हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स, कि कैजुअली कॉल करके हम लोगों को बुला रहे हैं। हमें वो डेटा कैसे मिला, थ्रू द डेटाबेस ऑफ द फाइल जो हमने मेंटेन की हुई थी, व्हेन वी रिसीव्ड सीवीज ऑन आवर वेबसाइट और ऑन द रिसेप्शन। फाइन, चलिए, तो ये वाला कैजुअल कॉलर वाला नॉर्मली हम लोगों के लिए भी यूज होता है, प्रोफेशनल्स के लिए। अब आता है थर्ड वन, एडवर्टीजमेंट। ये तो हमको पता है, एडवर्टीजमेंट निकलवा देना किसी भी, जैसे आपको सीए की जरूरत है, आपने एक प्रोफेशनल टाइम्स ऑफ इंडिया में है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, अपने अच्छे न्यूज़पेपर में वो एडवर्टीजमेंट निकाला है। वाई, बिकॉज आपको पता है कि सीए है, एक प्रोफेशनल बंदा है, तो उसको उसमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। या आपको स्कूल में टीचर की जरूरत है, तो आप देखेंगे जो आपका लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें आपकी वैकेंसी निकाली जाती है प्रॉपर वे में।
ठीक है, क्लासिफाइड में। वाई? क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया में ही हम निकालेंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो उसको जरूर रीड आउट करेंगे और उन्हें एडवर्टीजमेंट पता चल जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 12th के बाद गोइंग टू फॉर देयर बीबी और फॉर एमबी प्रोग्राम, दे विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है बेटा, थर्ड पार्टी पेरोल। आपको फोन आएगा थर्ड पार्टी का कि एप्पल इज हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर दिस पोजीशन, यू कैन अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उस थर्ड पार्टी में अप्लाई करेंगे। थर्ड पार्टी एक छोटी सी स्क्रीनिंग इंटरव्यू आप लोगों के लिए कंडक्ट कराएगा। आफ्टर कंडक्टिंग दैट इंटरव्यू, द थर्ड पार्टी बंदा विल शॉर्टलिस्ट रिज्यूमेस, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स है ना करेगा उसमें, एंड दो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर द एप्पल कंपनी। मतलब पहला पेन उन बंदों ने लिया जो थर्ड पार्टी था, एंड दूसरा डायरेक्टली आपके वहां पे भेजे जाएंगे। तो बेसिकली व्हाट इज दिस एक्सचेंज काइंड ऑफ, कि भाई मैं फर्स्ट फेस करूंगा बच्चों को, अगर वो बंदा मेरे कैंडिडेट मेरे लायक नहीं है तो मैं आगे उसको प्रोसीड नहीं करूंगा। ठीक है, सो दिस इज द प्लेसमेंट एजेंसी एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसी होती है प्राइवेट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट के जॉब्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए होता है। ये भी कैंपस रिक्रूटमेंट, अगेन whenever you will go for your UG and PG program further, you will get to know this कि when you will complete your BB और MB प्रोग्राम, you will be in the last year, है ना, जब भी फाइनल ईयर में आप होंगे तो प्लेसमेंट होते हैं आपके कॉलेज से। तो कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है और आपको अगर वो पसंद करती है तो आपको वो लेकर जाती है। सो दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। नाम से पता चल रहा है रिक्रूटमेंट हो रहा है कैसे, कैंपस। कैंपस मतलब आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब आपका प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब आपका कॉलेज। ठीक है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, अब आता है रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पेन नहीं लेना चाहता, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोलता है कि अगर आपके नॉन में कोई बंदा है या बंदी है जिसको जॉब की जरूरत है, ये पोजीशन उसके हिसाब से है या इसकी क्वालिफिकेशन हमारे हिसाब से है, आप उनको बता सकते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं और अपना CV शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज दिस रिकमेंडेशंस, किसके थ्रू, विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, सपोज आई एम वर्किंग समवेयर एंड आई नो कि ये जॉब पोजीशन खाली है, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उनको बुला सकते हैं। तो मेरा सपोज कोई फ्रेंड है जिसको जरूरत है जॉब की और उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो मैं उसको बताऊंगी कि आप यहाँ अप्लाई कर सकती हो, और सपोज वो अप्लाई करती है तो ये क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। इससे क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा होता भी है बहुत, खासतौर से टीचिंग प्रोफेशन में तो बहुत होता है। रीजन बीइंग कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, एम्प्लॉय ढूंढने के लिए एडवर्टीजमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली अगर कोई बंदा वहां पे है तो अब वो आके इंटरव्यू दे सकता है, अगर हमें लगेगा दैट इज अ सुटेबल कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू आवर जॉब पोजीशन, सो दैट पर्टिकुलर बंदा विल गेट सिलेक्टेड एंड विल डू द सेम जॉब। फाइन, सो दिस इज द रिकमेंडेशन। नाम से पता चला रिकमेंडेशन, रिकमेंड कर देना है ना, किस कौन करेगा, ऑब्वियसली जो पहले से एम्प्लॉय है वो बता देगा एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अगेन आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लियर कर दूंगी ना। चलिए देखिए, बहुत खिचड़ी पक गई थी तो मुझे लग रहा है मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए। देखिए अब देखिए, सबसे पहले बेटा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की, ये भी अगेन क्या होता है, ये भी एक लोअर लेवल की जॉब के लोग होते हैं। ठीक है, जहां पे हम इनको हिंदी में बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, का मतलब होता है हिंदी में ठेकेदार, जो बेसिकली डेली बेसिस पे अपनी लेबर को काम के लिए भेजते हैं। ठीक है, अगर आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, आप सीधे, आपको नहीं पता लेबर आपको कहाँ मिलेगी, बट आप सीधे ठेकेदार को फोन कर सकते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को यू कैन कॉल एंड यू कैन गेट द लेबर। बेसिकली ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ही काम में आता है, क्योंकि फैक्ट्री में ही हम बोलते हैं लेबर है और वो वर्कर है, वो काम करेगा, एम्प्लॉयज के लिए काम में नहीं आता है। ठीक है, तो नाम से पता चला लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार किसका, लेबर का, जो लेबर को अपने पास रखता है। एक्चुअली में क्या, कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर ऑलरेडी होती है और कॉन्ट्रैक्टर ही उनको पे करता है और उनको जॉब के लिए भेजता है, काम के लिए भेजता है। बेसिकली डेली बेसिस वाले वर्कर होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट, वेब पब्लिशिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब पब्लिशिंग आप लोग जानते भी हैं, वेब पे पब्लिश कर देना। वेब मतलब
www. वेब पब्लिशिंग ये होता है मतलब कि आपने naukri.com पे, monster.com पे आपने आज इंपॉर्टेंटली जो हम देखते हैं लिंक्डइन पे आपने अपनी जॉब पोस्ट कर दी है और जो बंदे हैं जिनको जॉब की पोजीशन उनके हिसाब से सुटेबल है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप उसी हिसाब से उनका रेज्यूमे कलेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आगे प्रोसेस रिक्रूटमेंट का चल सकता है। फाइन, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन for employees who are the professionals one and ये सारी जगह पर एप्लीकेबल है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल एंड सबसे ज्यादा जो रिसेंट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है दैट इज वेब पब्लिशिंग। फाइन, सो दिस इज फॉर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप यू गेट द क्लैरिटी इन द टॉपिक। आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैम ये मेथड में क्या था क्या नहीं था। आप उसका पॉइंट देख के उसको तोड़कर आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी क्या वर्किंग हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इन। फिर भी आपको कोई कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड कल हम शुरू करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, आज रिक्रूटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।